चाहते हैं और एआईआरएफ के लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि भारतीय राजतांत्रिक व्यवस्था में देश की जनता को जो गूंगा समझा जा रहा है, देश की आवाम को जो गूंगा समझकर सुनाया जा रहा है अपने मन की बात, इसके खिलाफ अब देश में विद्रोह खड़ा हो रहा है। हम बार बार आपकी बात सुनकर बलिदान देते रहें, अपनी इच्छाओं का गला घोंटता रहें, यह अब नहीं चलेगा। मेरे मित्रों, प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में देश के निजीकरण का जाल बिछाया है। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। किसी रेलवे अस्पताल में कोरोना में एडमिट हमारे जो पेशेंट थे, जो कोरोना के जो रोगी थे, जब वो डिस्चार्ज होते थे तो उनको ड्राई फ्रूट दिया जाता था। आज कोरोना की बीमारियां बढ़ रही हैं, कोरोना विस्तार ले रहा है और ड्राई फ्रूट क्या पैरासीटामोल देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। ऐसी सरकार जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता की मन की बात नहीं सुनना चाहती, उस सरकार के खिलाफ अगर हम मैदान में नहीं आएंगे तो कब तक ऐसी व्यवस्था चलती रहेगी। मेरे मित्रों, हमें किसी राजनीतिक व्यवस्था के प्रतिकार के इंतजार करने से, अपना बैठकर चलने से अब यह देश नहीं चलेगा। हम याद दिलाना चाहते हैं, इस देश में आजादी के पूर्व राजतंत्र था और राजतंत्र में जब राजा बूढ़ा होता था तो अपने पुत्र को युवराज घोषित करता था और युवराज घोषित करने के बाद जब राजा मर जाता था तो युवराज राजा बन जाता था और राजा का राज्याभिषेक होता था और राज्याभिषेक के समय 7 नदियों का पानी लाया जाता था, पंचकप्प से स्नान होता था और उसके बाद राजा बना वह राजकुमार धर्माधिकारी का पैर छूने जाता था, कुलगुरु का पैर छूता था और तब कुलगुरु कहते थे कि सर्वोदंडति, हे राजा, तुम आज से इस राज्य के राजा हो, इसलिए सारे जनता को, सारे वर्णों को, ब्राह्मण शुक्ल क्षत्रिय सभी को तुमको दंड देने का अधिकारी है। जो भी इस राज्य नीति के अनुसार तुम्हारे राज्य की संचालन में योगदान न करे, उनको तुम राजदंड देने के अधिकारी हो। और जब धर्मगुरु का आशीर्वाद लेने के बाद राजा राज सिंहासन पर बैठने के बाद फिर जाता था और उनसे अभिवादन स्वरूप उनका पैर छूता था, तो धर्म ऋषि कहते थे धर्मोदंडति, मतलब हे राजा, तुम अपने राज्य के सभी व्यक्तियों को दंड दे सकते हो जो राज्य के अनुकूल आचरण न करें, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी धर्म दंड लागू होगा। अब सवाल यह है कि भारत आजाद हुआ, लोकतंत्र हो गया और हम 5 साल बाद राजा चुन देते हैं और राजा चुनने के बाद अब धर्म दंड देने का प्राविधान खत्म हो गया, राजा पे लगाम हो गया। अन्ना हजारे ने यही बात के लिए आंदोलन कहा कि अधिकार चाहिए जनता को। अगर लोकसभा या पार्लियामेंट में चुने हुए लोग उनके आचरण अनुकूल न हो समाज के, तो उन्हें वापस बुलाने का अधिकार चाहिए जनता को, लेकिन सरकार नहीं मानी। और दुर्भाग्य यह है कि अन्ना हजारे के उस आंदोलन में आज की सरकार भी बैठी थी, उसके प्रतिनिधि भी बैठी थी, सुषमा स्वराज जी, और आज जब स्वयं सत्ता में है तो उन्हें लोकपाल मतलब समझ में आता है न, उनको वो कानून चाहिए। और इसीलिए बेलगाम राजसत्ता के खिलाफ अब विद्रोह होना चाहिए। और मित्रों, सवाल यह है कि धर्मदंड दे भी कौन? जिसे आप धर्मगुरु मानते हो, वो तो 100 साल पुराना बासमती चावल बेचने में लगे हैं। वह योगा छोड़ भोगा की सामग्री बनाने में व्यस्त हैं और कुछ लोग सेक्स स्टिंगल चला रहे हैं, कुछ लोग सेक्स कांड में जेल में हैं। ऐसे धर्मगुरु से वास्ता क्या है? ऐसे धर्मगुरु आपका क्या कल्याण कर सकते हैं? इसलिए मित्रों,
इस देश की व्यवस्था अब हमें अब लेनी है अपने हाथों में। लोकतंत्र में अगर हमें विश्वास है, अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत के नागरिकों का मैं चौकीदार हूं, तो हम पूछते हैं प्रधानमंत्री जी से इस सभा के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी, ये कौन सा न्याय है कि चौकीदार पेंशन भोगी और मालिक पेंशन रोगी, उसे पेंशन नहीं? ये कौन सी व्यवस्था आपने दी है देश को? कब तक आप अपना जुमला सिलाते रहेंगे? मैं आदरपूर्वक देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, बनारस की सभा में आपने कहा था, सार्वजनिक रूप से कहा था कि रेल में निजीकरण का भ्रम फैलाया जा रहा है, ये ढोंग है, यूनियनों का रेल का निजीकरण होगा, ऐसा कुछ नहीं होने जाएगा। उन्होंने कहा था कि रेलवे को मुझसे ज्यादा मोहब्बत प्यार कोई नहीं करता है। देश का जब इतना बड़ा राजनेता, देश का जब इतना बड़ा राजनेता प्रधानमंत्री जो हमारा मालिक है, जिसको हमने चुनकर भारत की संसद में बैठाकर अपना आत्मा दिया है, अपना सर्वस्व सौंपा है, अपने कल्याण के लिए सौंपा है, राष्ट्र निर्माण के लिए सौंपा है, और वह प्रधानमंत्री वाराणसी की सार्वजनिक सभा में उन्होंने कहा रेलवे का निजीकरण नहीं होने दूंगा, यह गप है, और रेलवे बिक रहा है, रेलवे बेचा जा रहा है, और देश में नारे निजीकरण के विरुद्ध सरकारें लगाती रही हैं और लगाती हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी, इसीलिए हमारा आपसे विरोध है। हम नहीं जानते कि आपको हमसे मोहब्बत है कि नहीं है। जो घटनाएं घटी हैं, जो आपके उस भाषण के बाद और आज तक के बाद जो समाज में घटित हुआ है, उसके आधार पर एक गूंगा अंधा बहरा व्यक्ति भी कह सकता है कि आपका मोहब्बत और प्यार हमारे काबिल नहीं है। आपकी मोहब्बत और प्यार हमारे लिए सजा हो चुका है। लेकिन हम तो आपसे प्यार करते थे। सारे एग्जिट पोल, सारी एजेंसियों से जांच करा लीजिए, भारतीय रेलवे सहित सभी सरकारी कर्मचारियों ने आपको सभी से ज्यादा प्यार दिया था। आपके बहुमत में हमारा योगदान निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से कहीं ज्यादा रहा है, क्योंकि हम जानते थे और सोचते थे कि गरीब का व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो हम गरीबों की आवाज पहुंचेगी। लेकिन आपने अमीरों के तिलस्म में हम गरीबों का साथ छोड़ दिया है। इसलिए लास्ट समय में एक बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं इस निवेदन के साथ कि प्रधानमंत्री जी, अगर आपका प्यार हमारे प्रति है, अगर आप हमारे प्रति उदारता का भाव रखते हैं, तो रेलवे के हो रहे निजीकरण को रोक दीजिए। आप हमारे नौजवान मित्रों का पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। कोरोना में फूल वर्षा के नाटक से काम नहीं चलेगा। अगर वो मर गए, अगर कोरोना पेशेंटों की सेवा करते करते वो नहीं रहे, तो उन्हें मौन 2 मिनट के लिए कर देने से उनकी पारिवारिक पोषण नहीं हो पाएगा। आप माला पहनाइए ना पहनाइए, फूल बरसाइए ना बरसाइए, माला तो आप बड़े लोगों के लिए है। हम गरीबों को पेंशन की रक्षा कवच दे दीजिए प्रधानमंत्री जी, हम आपके कायल हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी, एक निवेदन करना चाहता हूं, अहंकार भगवान का भोजन होता है। किसी का अहंकार दुनिया में नहीं रह गया, और आप ये सोचते हैं कि सब कुछ आप पाते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है, और सब मुझे मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक निवेदन करना चाहता हूं और आपके अपने संबंधों पर विस्तार से चर्चा करते हुए वो निवेदन करना चाहता हूं। एक घटना बताना चाहता हूं। एक बार एक
मिठाई के दुकान पर रसगुल्ला सजा हुआ था, और रसगुल्ला जब सजा था उसी बीच में कोई पल्लेदार अपनी पीठ पर चीनी का बोरी लाद के ले जा रहा था। और जब पल्लेदार को चीनी की बोरी लाते हुए देखकर जाते हुए रसगुल्ले ने देखा तो मुस्कुरा दिया। तो चीनी कहती है, रसगुल्ले तू क्यों हंस रहा है? तो रसगुल्ला कहता है कि मैं तो तुम्हारी दुर्दशा पे हंस रहा हूं। देखो, मैं वार्तालाप कमरे में बैठा हूं, दुकान पे सजा हूं, और जो जाता है उसके मुंह से मुझे देखते ही लाल टपक आता है, लालच आने लगती है। और तुम्हारी दुर्दशा देखता हूं कि ये पल्लेदार तुमको पीठ पर लाते हुए ले जा रहा है, और ले जाने के बाद किसी माल गोदाम में पटक देगा और वहां हफ्तों सड़ोगी। फिर पल्लेदार अपने पीठ पर बैठाएगा और फिर किसी मालगाड़ी में तुमको लाद देगा। फिर वहां हफ्तों सड़ोगी, फिर किसी दुकान के गोदाम, किसी स्टेशन पे गोदाम में पटक दी जाओगी। फिर पल्लेदार किसी दुकान में पटक देगा, फिर दुकान में हफ्तों सड़ोगी। और मैं, देखो, मेरी महिमा है, दुकान में बैठा हुआ बादशाह की तरह बैठा हूं। चीनी को हंसी आ गई। चीनी ने कहा, अरे रसगुल्ले भाई, अपने परिस्थिति पर तुम अहंकार मत करो, मेरे नियति पर तुम इतना पश्चाताप मत कर। यह सब भाग्य का खेल है। लेकिन यह जान लो कि सारी दुनिया जानती है कि तुम्हारा अस्तित्व हमसे है। अगर तुमसे और मैं अलग हो गई, मेरा और तुम्हारा संबंध विच्छेद हो गया, तो तुम गुल्ले ही गुल्ले रहोगे, रसगुल्ले नहीं रहोगे। प्रधानमंत्री जी, इस लाइव प्रसारण माध्यम कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि समय रहते अपनी सोच को बदल दीजिए। भारत के लाखों लाखों रेलकर्मी, हजारों लाखों कर्मचारी आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि रेलवे के सहित निजी क्षेत्र में हो रहे तेजी से निजीकरण के अभियान को रोकिए। नहीं तो प्रधानमंत्री जी, आप भी उस रसगुल्ले की तरह गुल्ले ही गुल्ले रहेंगे हमारे लिए। रसगुल्ला जो हमने सजा था उसको छोड़ देंगे, समझना। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस निजीकरण के अपने अभियान को ब्रेक लगाइए, राष्ट्र के लिए